हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग कवर करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस और गैसियस ऑफ मिक्सचर को किस तरह से हम लोग मिक्स करेंगे, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे या मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे किस तरह से, या सीपीसीवी किस तरह से लिखेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे सीपीसीवी होता क्या है। देखो, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, हालांकि इसको हम हटा करके सब्सटेंस लिख देंगे तो तुम्हें कुछ नया टर्म नहीं लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही टर्म है जो कैलोरीमेट्री के अंदर हम लोग पढ़े थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या था, मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक यूनिट मास अगर ले ले, मतलब 1 ग्राम मास ले लो या 1 केजी मास ले लो, तो 1 यूनिट होनी चाहिए। उस 1 यूनिट मास का 1 यूनिट डिग्री टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने में जो हमें हीट सप्लाई करना पड़ता था, तो हम लोग बोलते थे स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस होगा। तो गैस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? केजी में तो मेजर करते नहीं है, उसको मेजर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस जो होगा, उसके लिए हम लोग जहाँ पे मास किए थे उसको रिप्लेस करके नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे। मतलब 1 यूनिट मास का टेम्परेचर रेस करने के लिए जो हमें हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता था, अब वो ना कर करके हम ये कहेंगे कि 1 मोल गैस का जो हीट, मतलब 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेस करने के लिए जो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, या इसी को मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस भी कह सकते हैं। तो इसको समझो ऐसी बात कि पहले हम लोग जो बात किए थे कि हमारे पास मान करके चलो कि कोई सब्सटेंस था, ये वाला, ये कोई सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम लोग एनर्जी सप्लाई करते थे डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू, अगर ये सब्सटेंस अगर कोई जनरल होता, इसका मास एम होता था और टेम्परेचर मान लो डेल्टा टी है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल एस से। तो ये होता था डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। अब यहां से देखो वही बात जो हम बोले हैं कि 1 यूनिट मास का 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हमें हीट सप्लाई करना पड़ा, उसको हम लोग बोलेंगे मोलर सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस बोलते थे। तो अब देखो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डेल्टा क्यू को वैसे रहने दो, यहाँ पे मास है उसको 1 केजी रखो या 1 ग्राम रखो, उसी तरह से इसको 1 रखेंगे तो डेल्टा क्यू के बराबर हो गया। तो अब हम लोग बस वैसे ही डिफाइंड किए हैं कि अब यहाँ पे हम एक, मतलब एम ग्राम नहीं रखेंगे बल्कि हम रखेंगे एन मोल सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर अगर डेल्टा टी चेंज हुआ है और इसके अंदर हम सप्लाई हीट किए हैं डेल्टा क्यू, तो उसको हम लोग जो बोलने वाले हैं इसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस बोलेंगे या गैस बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, या इसी को कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोगों को जो सी का वैल्यू मिलने वाला है वो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। और हम जानते हैं कि जब 1 मोल लेंगे, क्या लेंगे, 1 मोल गैस लेंगे और 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय 1 × 1 = डेल्टा क्यू। तो वही हो गया कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। तो अब देखो ये बात तो हम तुमको समझाने के लिए बता दी है, अब इसी बात को हम थोड़ा डिटेल में लिख दिए क्योंकि पीपीटी में हमें तो लिखना पड़ता नहीं, पहले से लिखवा करके लाना पड़ता है। तो ये सारा बात जो अभी हम तुम्हें बोले हैं वो सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा एक बार एक एक लाइन, मतलब एक बार इसको रीड कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ unit mass of the gas raised to its temperature by 1 degree Celsius. If instead of unit mass we take 1 mole of unit gas, कह रहा कि जो हम लोग 1 यूनिट मास कर रहे हैं उस यूनिट मास को हम हटा करके क्या कर देंगे, 1 मोल गैस कर देंगे। 1 मोल ऑफ गैस देन इस टर्म इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस बोलेंगे। मतलब स्पेसिफिक हीट में क्या होता था, हम लोगों को बोलते थे कि एक मास सब्सटेंस हो, सब्सटेंस में कुछ भी आ सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस भी आ सकता है। तो स्पेसिफिक हीट ये हो गया कि जनरली हम लोग एक मास, मतलब यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ा उसको हम लोग बोल दिए स्पेसिफिक हीट।
और जो मोलर हीट बोलते हैं या मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो बोलते हैं हम लोग, उसमें हम लोग करते हैं क्या, मास की जगह हटा करके 1 मोल गैस ले लेते हैं। तो वही बोला है कि वी टेक 1 मोल ऑफ गैस, देन इट इज टर्म एज मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। एंड इफ n मोल ऑफ द गैस इज हीटेड ऑन dq, अगर हम n मोल ऑफ गैस को हीट किए हैं dq से, supply of heat, and if gas temperature increase by dt, then we have dq equal to nc dt कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी, यहाँ पे एस क्या होता था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस होता था। तो उसी तरह से हम डेल्टा क्यू को निकालने के लिए एम एस डेल्टा टी करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पे डेल्टा क्यू मतलब छोटा सा हीट लिए हैं, इसको डी क्यू, डी क्यू हीट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मॉल्स इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे स्मॉल सी लिख दिया, उसी को मतलब नहीं है, अपने को कैपिटल सी लेके चलना है। तो एन सी डी टी, यहाँ पे सी जो है मोलर हीट कैपेसिटी है, और उसी को सी का इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई एन डी टी बोल दिए हैं। तो तुमको बेसिक फॉर्मूला जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, बस ये याद रखना तुम्हें। हालांकि हम लोग बात करें तो एक और इसको याद किए थे, अगर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ तो यही वाला लिख देते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एक ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक डेल्टा क्यू निकालने का एक और तरीका था अपने पास, वो हटाओ। तो डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला एक था सी इंटू डेल्टा टी। अब देखो सी होता क्या था, वो होता था सी इक्वल टू एम इंटू एस। तो अब चाहे तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये सी जो है हीट कैपेसिटी है, सी जो अपना है इसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं ओनली हीट कैपेसिटी। तो अब यहाँ से हम लोग चाहें तो इस सी के जगह पे एम एस भी लिख सकते हैं, अगर कभी हीट कैपेसिटी स्मॉल सी पूछ दे, ये स्मॉल सी छोटा सा लिख देते हैं, इसको m इंटू एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको n इंटू कैपिटल सी से भी रिप्लेस करते हैं। कैपिटल सी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, ये सी जो है वो सिर्फ हीट कैपेसिटी है। ये जो कैपिटल सी है ये है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सिर्फ है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। देखो हम लोगों को हीट निकालने का 3 फॉर्मूला मिल चुका है। एक तो हमको, अगर हमको ये सी दिया हुआ कैपिटल सी, तो कैपिटल सी को हम लोग बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो मिल जाए, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, तो उससे हम लोग एनर्जी जो सप्लाई करना पड़ा है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा हुआ एम एस डेल्टा टी, और तीसरा हुआ सी इंटू डेल्टा टी। ये सी क्या, हीट कैपेसिटी, इसको m इंटू एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और चाहे तो n इंटू कैपिटल सी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो अब ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है या मोलर हीट कैपेसिटी है, जो दो पॉपुलर टर्म है, एक है जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तब, और एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तब। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, और जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो उसको कहेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। तो कह रहा कि एक गैस हैज द टू स्टैंडर्ड मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी। सबसे पहला क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर Cp, और दूसरा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलते हैं Cv। मतलब छोटा सा सबस्क्रिप्ट में हम लोग P लिख देते हैं कांस्टेंट प्रेशर में, और V लिख देते हैं जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो। तो हम लोग इन दोनों को बारी बारी से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलो आगे बढ़े। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोग निकालना चाहेंगे। तो जैसे कि हम लोग देखो कि अभी डेल्टा क्यू का फॉर्मूला जो लिखे हैं हम लोग, उसको हम लोग लिखे एन सी
ऐसा करो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग चलते हैं, फिर उसको हम लोग रिलेट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहना है? उसका कहना था कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये कहना था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, तो भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती है। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू जो है इसको हम लोग लिखेंगे एन सी, छोटा सा वी लिख देते हैं, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। और ये क्या है अपने पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ से हम लोग एक बात तो बता सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, इसको प्लस जीरो लिख दो, इसको थोड़ा सा ऐसे रहने दो, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये एन सी वी डेल्टा टी क्या बताता है, मतलब ये चेंज इन सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिल गया है, तो ये हमेशा वैलिड होता है, ये ऑलवेज वैलिड। क्लियर है, ये हमेशा वैलिड हुआ है। तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो ये सी वी हमको फाइंड करना है, हमको ये करना नहीं था, हमको फाइंड करना था सी वी। तो हालांकि हम ये फॉर्मूला लिख दिए हैं, अगर हमको सी वी पता रहे तो उससे हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हमको करना क्या है कि इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग जानते हैं, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे लाओ, एन सी वी डेल्टा टी करो, और साथ साथ ये भी लिख दो भाई कि ये जो पुराना फॉर्मूला है एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, इसको लिखेंगे हम लोग। और यहाँ से अपने को जो कैंसिल होने वाला है वो खत्म करो, एन एन से खत्म हो गया, डेल्टा टी डेल्टा से खत्म हो गया है। और यहाँ से जो सी वी का फॉर्मूला अपने को मिला है, वो क्या मिला है, एफ बाई टू इंटू आर। अब यहाँ से थोड़ा सा हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, हालांकि इसका जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। सी वी फॉर मोनो एटोमिक गैस, डायटोमिक गैस और पॉली एटोमिक गैस, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है? तो सी वी फॉर मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखेंगे तो देखो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो एफ का वैल्यू होता है वो 3 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू आर। उसी तरह से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे, डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस अगर है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है एफ का वैल्यू 5 होता है, 5/2 आर। उसी तरह से अगर हम देखें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली, ये सारा बात हम लोग कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम लोग 3 2 काउंट करते हैं, ये सब चीज़ सॉरी 3 और 5 पॉली एटॉमिक गैस। तो इसका हो जाएगा 6/2 आर, चाहे तो इसी को हम लोग 3 आर भी। तो ये है अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है, इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी कहते हैं। तो सीबी का फॉर्मूला क्या अपने को मिला है, F/2 इंटू आर, जहाँ पे आर को हम लोग जानते हैं कि ये गैस कांस्टेंट है, और एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसलिए हम लोग बारी बारी से इन दोनों को कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है, तो आगे बढ़े। अब हम लोग थर्ड सेकंड पढ़ते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हम लोग फिर से वही करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है।
तो इसके ही अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, फिर से वही डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है, एन सी, अभी हम इसको सी पी लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे सी पी कि यहाँ पे साफ साफ कहा है कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग सब्सक्रिप्ट पे पी लिख देते हैं, इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू को अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, एन सी वी डेल्टा टी, अरे पढ़े थे ना, एन सी वी डेल्टा टी पढ़े थे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एन सी वी डेल्टा टी अब प्लस में कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग पी इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और भी हम लोग पढ़े हैं, इसके जगह पे हम एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से कि एन पी पी डेल्टा टी इक्वल टू ये आर, सॉरी एन और डेल्टा टी कॉमन ले लो, तो एन कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचा, सी वी प्लस में आर इंटू डेल्टा टी मिला है। क्लियर है। तो अपने को यहाँ से जो कुछ टर्म कैंसिल होने वाला, एन कैंसिल होगा, एन के साथ डेल्टा टी कैंसिल हुआ, डेल्टा टी के साथ, तो ये जो रिलेशन अपने को मिल गया है, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस में आर। लेकिन सी वी को हम लोग पहले से ही जानते हैं, सी वी को पहले से ही जानते हैं, सी वी को कितना जानते हैं, एफ बाई टू आर, अब प्लस में आर हो जाएगा। तो यहाँ से सी पी का जो फॉर्मूला हो चुका है वो क्या हो गया है, एफ बाई टू अब प्लस में 1 इंटू आर। क्लियर है। सीपी इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई टू प्लस में 1 इंटू आर हो गया। तो जहाँ पे एफ क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है और आर जो है गैस कांस्टेंट है, तो फिर से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको, इसको फिर से लिख सकते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए सीपी फोर मोनो एटॉमिक गैस के लिए, सीपी फोर मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर हम देखेंगे तो एफ बाई टू प्लस वन, तो ये 3/2 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू आर। उसके बाद अगर देखिए डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, डाई एटॉमिक गैस की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो 5/2 अब प्लस 1, ये हो जाएगा 7/2 आर। उसी तरह से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस अगर रहेगा तो उसका होता है 3/2, सॉरी 6/2 आर, तो इसको हम लोग 4 आर लिख सकते हैं। अरे देखो 6/2, 6/2 प्लस में 1 इंटू आर, तो कितना 3 + 1 तो 4 आर हो गया इस तरह से। लेकिन यहाँ से हम लोगों को एक रिलेशन मिलने वाला जो बड़ा पॉपुलर रिलेशन, इसको ध्यान से देखो, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं सीपी को सेम रहने देते हैं, सीवी को इस तरह भेज देते हैं, सीपी माइनस में सीवी इक्वल टू आर। ये एक रिलेशन है, एक साइंटिस्ट दिया था जिसका नाम है मेयर्स, ये मेयर्स रिलेशन। तो ये मेयर्स के द्वारा एक रिलेशन दिया गया था जिसको हम लोग सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बोल सकते हैं। क्लियर है। तो रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, अगर देखो सीपी दिया हुआ है, सीवी दिया हुआ है, तो आर देखो, अगर दोनों में से कोई एक बता रहे, सीपी बता रहे चाहे सीवी बता रहे, तो हम लोग फटाफट कैलकुलेट करते हैं दूसरे को कि सीपी माइनस सीवी जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एक फॉर्मूला है जिसको तुम्हें याद करना है, ये एक फॉर्मूला है, अभी बहुत सारा आने वाला है, जिसको अब तक में जो फॉर्मूला आया है वो 3 फॉर्मूला आया है, एक सीवी का आया, एक सीपी का आया, जिसको हम डब्बा में बंद कर रहे हैं उसको तुम याद कर लोगे, हालांकि ये सबको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। फॉर्मूला तुम्हें करना है याद, इसको याद करना है,
इसलिए हम इसे हिंदी में लिख करके जोड़ दिए हैं। तो एक रिलेशन देखो, अब तक कितना रिलेशन अपने पास आया है, हालांकि 4 फॉर्मूला लिख चुके हैं। एक लिखे हैं डेल्टा क्यू का, एक लिखे हैं सीपी का, सीवी का, उसके बाद दूसरा लिखे हैं सीपी का, सीवी, उसके बाद सीपी, उसके बाद सीपी मैंने सीवी लिखे हैं। तो सारा फॉर्मूला को हम इकट्ठा एक जगह करके लिखा देंगे तुमको, ताकि इसमें थोड़ा सा याद करने वाली टर्म है, ज़्यादा नहीं है, समझ के ही करोगे। उतना भी मुश्किल है नहीं, अगर तुम चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन हर बार निकाल करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। तो थोड़ा सा हम लोग एफर्ट लगा ही लेंगे। तो अब उसके बाद हम लोग एक देखते हैं, एक होता है एडियाबेटिक कंपोनेंट, या एडियाबेटिक फैक्टर कहो, चाहे एडियाबेटिक कांस्टेंट कहो, चाहे एडियाबेटिक कंपोनेंट कहो। तो ये एडियाबेटिक टर्म तो अभी तुम्हारे लिए नहीं नया टर्म लगेगा, लेकिन फिर भी तुम रखो ध्यान कि कुछ ना कुछ होता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट या कांस्टेंट, या इसी को कंपोनेंट बोलते हैं। ये टर्म जो है, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो ये टर्म को थोड़ा सा हम डब्बा के अंदर बंद कर देते हैं, इसको हमें पढ़ना जरूरी है। कलर थोड़ा सा पिंक कलर कर दिए। ये क्या होता है, ये होता है इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि सीपी। कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी हो जाएगा, CP2 टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है। तो अब देखो ये जो टर्म आया है, इसको थोड़ा सा हम लोग इज्जत देंगे, ये इज्जत के लायक है। तो ये गामा, ये जो गामा आया है, इसको हम लोग CP बाय CV लिखेंगे। अब देखो जनरली ये CP बाय CV बस इतना ही काम खत्म हो गया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम घुमा फिरा सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा घुमा फिरा करके भी आराम से लिख सकते हैं। तो देखो तुमको फॉर्मूला जो याद करना है बस यही करना है, याद जो करना है बस ये करना है। अगर उसके बाद तुम अगर इसके आगे डिराइव हम करने जा रहे हैं, याद करना है, तो क्या जरूरत है, इसमें सीधा कहेंगे कि जो गामा क्या है CP बाय CV है। और हम इसको चाहें तो फटाफट CP का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, F/2 प्लस में 1 × R और डिवाइड बाय F/2 इंटू आर। तो R कैंसिल हो जाएगा, F/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/F/2। तो इसको हम लोग देखो, ये R कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 1, प्लस में ये 2/F रिवर्स हो जाएगा। तो 1/1/F/2 था, तो इसको हम लोग ऊपर कर दिए। तो एक गामा का जो फॉर्मूला आया है वो ये भी मिल गया है। अब तुम इसको भी याद करना चाहो तो हम मना नहीं करेंगे, तुम इसे जो मर्जी लगे अच्छा लगे इसको कर सकते हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और ड्रामा करते हैं, ये सब ड्रामा ही है, हालांकि क्वेश्चन के अंदर जो है ना तुम्हें आसानी होगी अगर ये सब ड्रामा हम लोग सीख गए। जिंदगी में तो बहुत ड्रामा करते रहते हो, कुछ हम लोग पढ़ाई में भी ड्रामा कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो मेयर्स रिलेशन का कहना क्या है, CP माइनस CV इक्वल टू R का, ये क्या है, मेयर्स रिलेशन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम CV को गामा और R के टर्म में लिखें। किसको लिखें, गामा और R के टर्म में लिखें।
तो ऐसा करते हैं ना कि Cp को रिलेट कर देते हैं Cv में, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो गामा इंटू Cv लिख सकते हैं इसको, माइनस में Cv इक्वल टू R। क्लियर है? तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये जो Cv आ गया इसको कांस्टेंट ले लो, गामा माइनस में 1 इंटू आर कर सकते, क्या कर सकते हैं हम लोग, गामा माइनस 1 पर गामा माइनस 1 इंटू आर कर दिए। तो Cv का फॉर्मूला एक ये आ चुका है, आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1, ये है Cv का फॉर्मूला। अब हम ये प्रेशर तुमको नहीं डालेंगे कि तुम इसको याद करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करो काम चल जाएगा, लेकिन जब हम फॉर्मूला इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो याद होनी चाहिए कि हम इसको ड्राइव किए हैं। तो अब यहाँ से एक Cp का फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, Cp क्या, गामा इंटू Cv। तो गामा को रहने देते हैं, Cv को तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1। क्लियर है? जो हो गया, Cp मैंने Cv लिख दिए। लेकिन थोड़ा सा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये गामा जो है ना, गामा के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छा से बात कर लेते हैं, इसको हम लोग नहीं किए थे, फॉलो फॉलो में इसको हम लोग छोड़ दिए। तो गामा अगर हम लेते मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए, मतलब पॉली एटॉमिक के लिए, तो किस तरह से होगा? तो गामा को हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मोनो एटॉमिक के लिए, तो यहीं से हम लोग लिखेंगे, आसान रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मोनो एटॉमिक का पता है कितना होता है, 3 होता है, तो 2/3 प्लस में 1 है, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो गामा हो गया है पहले के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए 5/3। उसके बाद देखो डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए अगर हम देखें तो डाई एटॉमिक का वैल्यू कितना होता है, एफ का 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5 और डिवाइड बाय, देखो 5 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 7/5, तो 2/5 था तो 7/5 हो गया। उसी तरह से अगर देखो यहाँ से, इसके लिए देखना है हमको अब पॉली एटॉमिक के लिए, तो पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए अगर हम देखें तो इसका वैल्यू होता है, एफ का वैल्यू 6, तो 2/6 मतलब कि 1/3 हुआ ये, 1/3, तो हालांकि 8/3 इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से 2/6 यहाँ से 8 हो जाएगा, तो 8/6 प्लस इक्वल टू 4/3। लेकिन हमको बताना है कि ये जो गामा मोनो एटॉमिक का, डाई एटॉमिक का, ट्राई एटॉमिक का कौन सा बड़ा है। अगर हम देखते हैं, गामा ले लिए मोनो के लिए, फिर गामा ले लिए डाई के लिए, फिर गामा ले लिए पॉली के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें बड़ा है, कौन क्या छोटा है, तो सबसे बड़ा टर्म क्या है। अगर इसको हम देखें तो 4/3, देखो सीधा रिलेशन समझो यहाँ पे, कि जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, जिसमें एफ का वैल्यू ज्यादा होगा, एफ का वैल्यू जिसका जिसका ज्यादा होता जाएगा, ये टर्म जो होगा वो छोटा होगा। देखो 1 तो सबके लिए सेम है, 2 भी सेम है, नीचे में एफ का वैल्यू देखो तो 3 मोनो के लिए था, तो इसका मतलब नीचे 3 आया था, सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो गामा मोनो के लिए होगा, उसके बाद डाई के लिए होगा, उसके बाद ट्राई के लिए। इसको डिवाइड कर देख लो, ये हो जाएगा 1.66 समथिंग आ जाएगा, उसके बाद इसको देखो तो 1.4 आ जाएगा, इसको 1.33 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये पता कर दे कि अगर 3 तरह के मॉलिक्यूल हैं, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक, तो गामा जो होगा वो किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, तो मोनो का सबसे ज़्यादा होगा, डाई का उसके बाद होगा, और पॉली का उससे सबसे कम होगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखो कि ये कर लिए हैं सारा चीज़, लेकिन एक छोटा सा टर्म आता है इंटरनल एनर्जी, तो उसको भी हम लोग लिखने का फॉर्मेट बना सकते हैं इसी तरह से, इंटरनल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग आम काम चल करते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द, मतलब वैरायटी ऑफ टर्म लिख सकते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चलो इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो
ये एग्जाम में कभी कभी आ सकता है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कौन कौन सा देखिए क्वेश्चन में रहेगा ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, मतलब वही लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला नीचे क्या दिया हुआ है, तो उससे हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों को पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होता है U इक्वल टू F/2 nRT। अगर चेंज इन करेंगे तो डेल्टा टी कर देंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं U इक्वल टू, देखो एक फॉर्मूला तो ये है अपना इंटरनल एनर्जी का, हालांकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कर देते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर देते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ते वही हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू का फॉर्मूला सबसे पहला जो अपने को मिला है वो मिला था NF/2 R डेल्टा। पहला फॉर्मूला हम लोगों को एक ये मिला है, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पहला फॉर्मूला ये है। अभी कुछ देर पहले जो हम लोग पढ़े हैं, कुछ देर पहले, ज़्यादा नहीं कुछ देर पहले, डेल्टा यू को हम ऐसे नहीं बल्कि जो एन है एन को एन ही रहने दो, F/2 इंटू आर जो इसको सी भी लिख सकते हैं डेल्टा टी। अब ये तो ठीक है अपना, ये भी चलेबल है। अब थोड़ा सा सीवी को भी हम चेंज करते हैं, तो सीवी को अभी कुछ देर पहले ही लिखे हैं, ज़्यादा देर नहीं पहले, कुछ ही देर पहले लिखे हैं कि डेल्टा यू का फॉर्मूला एक तो एन आर सीवी की जगह पे गामा -1 इंटू डेल्टा टी भी कर सकते हैं जी। देखो ध्यान से देखो, जहाँ पे सीवी है उसको आर डिवाइड बाय गामा -1 कर सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं एक और फॉर्मेट में, ये एन आर डेल्टा टी जो है इसको P2V2 -P1V1 भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसको तुमको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ऐसा करो कि जो एन आर डेल्टा टी जो है वो एफ, हाँ एन आर डेल्टा टी जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल। तो एन आर टी एफ को क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस में पी आई डिवाइड बाय गामा माइनस। तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ से कि इसको हटा करके हम लोग डेल्टा यू का फॉर्मूला एक ये भी तो लिख सकते हैं, पी एफ माइनस में पी आई डिवाइड बाय गामा -1, गामा -1। देखो इतना तरीका से हम लोग इंटरनल एनर्जी को लिख सकते हैं। एक दो तीन चार हो गया। देखो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला पढ़े थे। आज जो शुरुआत किए यहाँ से किए, उसके बाद थोड़ा सा सीवी को चेंज कर दिए, इसमें कर दिए। और जब एनआर डेल्टा टी है तो एनआर डेल्टा टी को हम लोग पी एफ माइनस पी आई भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमको मिल गया क्या, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल होने वाला फॉर्मूला जो होता है ये वाला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तुम चाहो तो जुबान पे रट्टा मार लो। सबसे ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करने के दौरान इसका इस्तेमाल, हालांकि ये सभी कभी कभार आता है एग्जाम में, अगर दे दिया ऑप्शन वगैरह में तो हम लोग घबराएंगे नहीं, इसको हम लोग कैसे पहुंचते हैं यहाँ तक देख लिए। उसके बाद गैसियस कुछ मिक्सचर है, गैसेस मिक्सचर है, जैसे कि हम लोग इसको मान लेते हैं हमारे पास दो तरह के गैस, ये गैस 1 है, तो हम लोग इसको मान लिए कि अपने पास जो है वो गैस ए है, दूसरा जो है वो गैस बी है, गैस बी है। क्लियर है? तो हमको पहले देखना है कि सबसे पहले हम लोग निकालना है मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर।
क्लियर है? तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि अपने पास जो ए दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ मोल जो है सो Na है और इसका मोलिक्यूलर मास जो है या मोलर मास जो है वो कैपिटल ए है। इसी तरह से इसका नंबर ऑफ मोल्स जो दिया हुआ Nb है, नंबर ऑफ मोल्स Nb हो गया। और इसका मोलिक्यूलर वेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या, m। तो अब ये दोनों का मिला करके हमको जब मोलर मास लिखना है, मास ऑफ द मिक्सचर लिखना है, उसको कैसे हम लोग लिखेंगे? MIX मतलब मिक्सचर हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे Na Ma प्लस Nb m डिवाइड बाय Na प्लस Nb। क्लियर है? हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है या मिक्सचर ऑफ द मास जो लिखना होता है हमको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अपने को ये समझना नहीं था, अपने को मेन जो चीज़ें समझनी है वो ये चीज़ें समझनी है। सबसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट, सबसे पहले हमको समझना जो है, चलो कि ये तो अपना, इसको तुम फर्स्ट कंसिडर कर लो, चाहे तो तुम इसको 1 मान सकते हो। उसके बाद सेकेंड हम लोग चलते हैं, CV4 गैसियस मिक्सचर, गैसियस गैसियस मिक्सचर का CV कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अपने पास फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फिर से वही करेंगे। अगर मान लें कि हमारे पास दो गैस है, तो CV अगर हमको मिक्सचर का लिखना है, CV मिक्सचर का लिखना है, तो उसके लिए मान लें कि फर्स्ट गैस जो इसका नंबर ऑफ मोल्स n है और जो इसका स्पेसिफिक मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो CV1 है। उसी तरह से N2 CV2 और डिवाइड बाय N1 प्लस में N2 लिख सकते हैं। चलो ये हो गया। थर्ड देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग CP4 मिक्सचर भी लिख सकते हैं, CP4 गैसियस मिक्सचर। क्लियर है? तो CP अगर हमको लिखना है गैसियस मिक्सचर का तो उसको लिखो सीधा, CP अगर हमें मिक्सचर का लिखना है तो उसके लिए चलो, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस में। क्लियर है? अब साथ साथ हम ये लिखना चाहते हैं, गामा ऑफ मिक्सचर लिखना चाहते हैं, गामा ऑफ मिक्सचर। तो गामा ऑफ मिक्सचर लिखने का तरीका एक तो ये है कि CP मिक्सचर का लिख दो डिवाइड बाय CV मिक्सचर का लिख देते हैं, CP इसका मिक्सचर का डिवाइड बाय CV मिक्सचर का। अगर मान करके चलो कि अपने पास ये दोनों ना दे करके सीधा चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर को भी अगर हमको लिखना है तो इस तरह से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देखो F मिक्सचर अगर लिखना है इसको लिख दो N1 F1 प्लस में N2 F2 प्लस में डॉट डॉट डिवाइड बाय N1 प्लस में N2 प्लस में डॉट डॉट। देखो इस तरह से जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 क्लिक किए तो 3 4 5 6 7 कुछ भी रहेगा उसको हम लोग आराम से डील कर सकते हैं।
तो देखो एफ ऑफ मिक्सचर कैसे निकालना है, N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। उसी तरह से हमको मोलर मास निकालने के लिए तुम लोग केमिस्ट्री में सीख चुका है कि मिक्सचर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग सीवी मिक्सचर का सीखे हैं, उसके बाद सीपी मिक्सचर का सीखे हैं। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज सीख चुके हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक और फॉर्मूला दे सकते हैं कि भाई सीवी जो मिक्सचर का लिखना है ना, उसके लिए हम लोग आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन, तो गामा माइनस में मिक्सचर माइनस वन कर सकते, आराम से कर सकते हैं। अरे बाबा, जैसे हम लोग सीवी लिखे थे आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन, तो उसी तरह से तो इसको लिख दिया। अब उसके बाद सीपी को जब लिखना है तो सीपी को भी हम यहाँ से आराम से लिख सकते हैं कि गामा मिक्सचर का डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय गामा माइनस मिक्सचर गामा माइनस में वन। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कहने को कुछ नहीं है ज़्यादा, बस हम लोग क्वेश्चन का मतलब जो टर्म दिया हुआ उसको हम लोग घुमा फिरा रहे हैं। बेसिकली हमको करना ये था, लेकिन जब पता चला कि गामा मिक्सचर का पता है, तो हम लोग अगर ये टर्म नहीं दिया हुआ सीधा गामा मिक्सचर का दिया हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर इतना टर्म करने जाए फिर उसको ये करें, नहीं, हमको जो दिया रहेगा उसी से निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो हर तरह से हमको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे हम लोग घुमा फिरा सकते हैं। तो जैसे हमको जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। तो गैसेस मिक्सचर का हम लोग मोलर मास देख लिए कैसे निकालते हैं, एस सी वी देख लिए, सीपी देख लिए, गामा देख लिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा वैसा ही अभी जो हम पढ़ाए हैं इसी से रिलेटेड है, गैसेस मिक्सचर के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है गैसेस मिक्सचर इनक्लोज्ड इन अ वेसल कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ए। देखो ए का हमको दिया हुआ कि 1 मोल दिया हुआ गैस ए। दूसरा कहा दिया है इसका गामा दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को जो गिवन टर्म दिया उसको लिख लो। गिवन टर्म जब लिखते हैं ना, तो हमको क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो पहले देखो एन ए दिया हुआ है, एन ए कितना दिया हुआ है 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गामा ऑफ ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है। एंड अनदर बी, बी का दिया हुआ गामा, तो गामा जो दिया हुआ है वो बी का दिया हुआ है 7/5 एट टेम्परेचर टी। ठीक है, टेम्परेचर टी दिया हुआ है। गैस ए एंड बी डू नॉट रिएक्ट विद द each other and assume to be an ideal. Find the number of moles of the gas B if gamma for the gaseous mixture is 19/30 दिया हुआ है। तो हमको ये दिया हुआ गामा जो है मिक्सचर का 19/30 दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ बी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए हम लोगों को दिमाग में लगाना है कि चलो एक बार तो हमको गामा मिक्सचर जो दिया हुआ है उसको हम लोग निकाल करके देखते हैं एक बार कैसे गामा ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं। तो गामा ऑफ मिक्सचर निकालने का दो तरीका है, एक CP/CV कर दो। देखो सबसे पहली बात, तो हम लोग गामा मिक्सचर को जब निकालेंगे तो उसको करेंगे क्या, एक बार CP/CV कर देंगे। तो CP मिक्सचर का चाहिए, CV मिक्सचर का चाहिए। तो एक तरीका तो हम और सीखे थे, देखो इससे आसान चल सकते हैं। एक है कि CP/CV कर दो, ये गामा मिक्सचर CP/CV। तो उसके लिए हमको CP मिक्सचर चाहिए, CV मिक्सचर चाहिए, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि अगर हम CV अगर अलग अलग का निकालना चाहें तो आराम से यहाँ से CV1 CV2 निकाल सकते हैं, ए का और बी का आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये फॉर्मूला जो है ना अपने को दिया हुआ कौन सा, ये वाला, इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम सारा चीज़ पढ़ाए हैं तुमको। तो हम लोग CV फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं, पहला वाला जो है उसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। 1 मोल ऑफ गैस ए है और बी है, तो इसको ए ही कर देते हैं, CV ए। तो CV को जब हमको लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, आर डिवाइड बाय गामा ए माइनस में 1। तो ए का CV जो आ जाएगा अपने को, आर को तो आर ही रहने दो, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। गामा ए का दिया हुआ है कितना दिया हुआ 5/3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/3 माइनस 1। तो देखो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 5 - 3, 2 और 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये अपने को मिल गया है 3/2 इंटू,
CV का वैल्यू पता चल चुका है। उसी तरह से CVB भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो R डिवाइड बाय गामा B माइनस में 1। तो R तो R ही रहने दो, R को R ही रहने देते हैं, और डिवाइड बाय गामा B दिया हुआ 7/5। 7/5 माइनस में 1, तो जैसे ही करेंगे तो 5 ऊपर चले जाएगा, 5R डिवाइड बाय 2। क्लियर है? CV मिल गया, CV मिल गया है, और हमको नंबर ऑफ मोल्स B का नहीं पता है, साथ साथ ये तो गामा ऑफ मिक्सचर हमको पता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं कि CV ऑफ मिक्सचर, CV ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या, R डिवाइड बाय गामा ऑफ मिक्सचर माइनस में ये R हो गया, गामा मिक्सचर कितना हो गया 19/30 माइनस में 1। तो ये 13 को ऊपर भेज देते हैं हम, 13 और ऊपर चले गया है, तो नीचे कितना बचा, 19 में 30 कितना जगह 6। ये हो गया। तो देखो हम लोग CV मिक्सचर का निकाल चुका है, एक तरीका है ये अपने को निकालने का। तो यहाँ से भी हम लोग चाहें तो इसको इसको नेक्स्ट पेज ले लें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। CV मिक्सचर का निकालना है, उसके लिए हम लोग करेंगे NaCVA प्लस में NbCVB डिवाइड बाय Na प्लस में Nb। अब यहाँ से अपने को पता है कि CV मिक्सचर का जो है वो कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो। CV जो मिक्सचर का दिया हुआ है 13/6 R दिया हुआ है, 13/6। तो इस तरफ हम लोग लिखेंगे 13/6 इंटू R इक्वल टू Na 1 दिया हुआ है, और CV कितना निकाले तो वो आया था 3/2 इंटू R आया था, प्लस में NB तो निकालना ही अपने को है, और CVB का वैल्यू जो आया है वो 5/2 इंटू R आया था। देखो पीछे से देख लो कितना है 5/2R, और डिवाइड बाय 1 प्लस में NB। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले तो हम R को कैंसिल करेंगे, R को कैंसिल करना चाहेंगे, R भाई साहब कैंसिल हो जाओ। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम लोग किए, ये 13 + 13 NB हो जाएगा, 13 + 13 NB इक्वल टू, इसको कर दो तो ये 6 मल्टीप्लाई करके 9 हो जाएगा, अब प्लस में ये मल्टीप्लाई कर 15 NB हो जाएगा, 15 NB। तो ये उधर भेजो, 13 - 9 इक्वल टू उधर जा करके 2 NB हो गया, और यहाँ से NB का वैल्यू 4/2 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जो B का है वो 2 मोल है। कितना है, वो 2 मोल्स है। तो जिस तरह से हमको फॉर्मूला दिया हुआ था उस फॉर्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू को पुट करते गए, और फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो जब तुम्हें कंसेप्ट पता रहेगा कि किस तरह से डील करना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान बड़ा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी शुड बी एडेड टू द गैसियस मिक्सचर। अब देखो गैसियस मिक्सचर का हमको हीट एनर्जी पूछ रहा है, कितना उसके अंदर हमको डालना पड़ेगा। कंजिस्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ द हीलियम टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है 0 से लेकर के 100 तक हम निकाल दिए तो काम बन जाएगा अपने को। तो पहले कहा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कहने का मतलब है कि पहले CV हम मिक्सचर का निकाल लें तो काम बन जाएगा। क्योंकि देखो डेल्टा क्यू अगर मिक्सचर का हमको निकालना है तो डेल्टा क्यू क्या होता है, NCV डेल्टा T। हाँ सही है, NC डेल्टा T होता है, ये होता है
डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी हो गया। तो पहले कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि गैसियस मिक्सचर है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जिसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हो गया है 1/2 हो गया है। उसी तरह से 1 ग्राम ऑफ हीलियम है, 1 ग्राम ऑफ हीलियम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब सबसे पहले देखो हाइड्रोजन जो है वो H2 है, वो हाइड्रोजन गैस जो है H2, इसका अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, ये डायटोमिक है। और हीलियम जो है वो He है, ये मोनो एटोमिक है। तो मोनो एटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 1 होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो फटाफट हम लोग इसको कर लेते हैं क्या, तो ये वाला टर्म कर देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम में और एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो अब हम लोग पहले निकालते हैं सीवी ऑफ मिक्सचर। सीवी ऑफ मिक्सचर पहले N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस में N2। क्लियर है। तो अब यहाँ से अपने को जो मिल गया है N1 का वैल्यू 1/2 है, और CV1 कितना लिखेंगे, ये हाइड्रोजन का है तो NH2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो अरे हाँ बिल्कुल सही है, H2 का सही लिखे थे, H2 हाइड्रोजन का 1 होता है तो H2 ये हो गया। तो ये यहाँ से आ गया है कितना, तो बाई मॉलिक्यूल है तो ये इसका 5/, देखो CV4 F/2 इंटू आर होता था, तो इसका F कितना है 5/2 इंटू आर प्लस में ये 1/4 इंटू 3/2 इंटू आर डिवाइड बाय 1 प्लस 1/4। इसको कैलकुलेट कर करके क्या आने वाला है इसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, तो नीचे का 4 सबका कैंसिल ही कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 4 आने वाला, नीचे 8, इधर 8 आने वाला है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक बार लिख देते हैं 5/4 प्लस 3/8 इंटू आर डिवाइड बाय, इसको अगर ऐड करें तो 3/4 हो जाएगा। ऐड कर दिए सीधा। तो अब यहाँ से देखो तो ऊपर कितना आ गया है, ये 13 हो जाएगा, हालांकि 5 दूनी 10 अब प्लस 3, 13/8 इक्वल टू 13R/8 इंटू 3/4। तो ये कैंसिल हो गया 2 मरतबे में। इसका मतलब CV जो मिक्सचर का आ गया है वो कितना आ गया है 13R/6, 13R/, तो हमको CV मिल गया है। तो अब आराम से यहाँ से लिख सकते हैं कि अब चेंज इन टेम्परेचर ही पता है, CV दिया हुआ है और ये N है, तो ये N अपने को कौन सा कंसिडर करना है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। 1 मिनट रुको तो। तो चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या, जैसे कि CV निकालना है उसी तरह से हम लोग CP निकालेंगे। तो फर्स्ट में इसको हम लोग यहाँ पे डेल्टा Q इसका निकाल देते हैं। तो डेल्टा Q अगर हमको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, तो इन दोनों को ऐड करो, तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N इक्वल टू, इसको ऐड करने के बाद 3/4 हो जाएगा। इसको हम लोग 3/4 इंटू CV, तो कितना है CV 13/6
13R/6 इंटू 100। टेम्परेचर कितना चेंज आया है? 100 का। अब देखो हम लोग सीवी अगर मिक्सचर का लिखे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सीपी मिक्सचर का निकालने के लिए फिर से हम लोग एफर्ट लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास आइडिया है। क्या आइडिया है? मेयर्स रिलेशन। तो जिस तरह से हम लोग सीपी मिक्सचर माइनस में सीवी मिक्सचर कर करके इक्वल टू आर कर सकते हैं। तो यहाँ से सीपी जो मिक्सचर का मिलेगा उसके लिए हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हर बार की तरह, सीधा इसको ऐड कर दो आर। तो जैसे इसमें आर ऐड कर दिए तो ये 19/6 आर आ जाएगा। 19/6 आर। ये क्या मिल गया हमको? सीपी मिक्सचर का मिल गया। सीपी मिक्सचर का मिल गया। अब डेल्टा क्यू देखो, यहाँ पे आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 2, तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 2 रखने के बाद आ जाएगा आंसर। तो चलो इसको वैल्यू रखी करके कैलकुलेट कर देते हैं। पिंक कलर से था तो चलो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होने वाला है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 है तो 3 इसको कैंसिल करो 2 टाइम्स में, और ये भी कैंसिल हो ही जाएगा। और इसको डिवाइड कर दो तुम 25 टाइम्स में। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 25 × 13। 25 × 13, ये जो एनर्जी आएगा वो कैलोरी में आएगा। 13 5 जा 65 कैरी बचा 5, 13 2 जा 26, 26 प्लस में 5 31, यही है 3100 315 कैलोरी। उसी तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको यहाँ पे जगह खाली है थोड़ा सा, यहीं पे हम भर देते हैं। तो डेल्टा क्यू यहाँ पे जो आ जाएगा वो एन टी मिक्सचर इंटू डेल्टा टी। तो वैल्यू हम रख देते हैं, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। 3/4 इंटू कितना? 19/6 आर। 19/6 आर इंटू डेल्टा टी की जगह पे 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही अपने को मिल जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग आज का लेक्चर को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि तुम इसको जो भी पढ़ाएं उसको रिवाइज स्टेट में रखोगे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए, नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएँ तो तुम्हें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड